नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग और क्लासेस की तरह ही जो हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना, उसके पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहो। साथ ही में दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी टेट एग्जाम जो शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स है ना, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको जो क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप पेडागोजी को सॉल्व करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की या हिंदी की, तो दोस्तों आपको 4 से 5 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना, उनको भी यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उनका लिंक जो है ना दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों जो विद्यार्थी हैं वह प्रथम भाषा कब सीखते हैं, तो मतलब किस प्रकार के वातावरण में सीखते हैं। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, या फिर प्राकृतिक वातावरण में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो विद्यार्थी रहते हैं, अब जैसे कि जो विद्यार्थी हैं प्रथम भाषा में, देखिए मैत्रीपूर्ण वातावरण में नहीं सीखते, ना ही पढ़ाए जाने वातावरण में, और ना ही औपचारिक वातावरण में, बल्कि दोस्तों जो उनके आसपास का जो वातावरण रहता है ना, प्राकृतिक वातावरण रहता है ना, उसमें ही जो बच्चे रहते हैं ना, विद्यार्थी रहते हैं ना, वह सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट जरूर से होते हैं। यदि आपको दोस्तों बिलीव नहीं है तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं जिन बच्चे ने सीटेट का एग्जाम दिया है या दे चुके हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है प्रमाणिक सामग्री कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, ये तो प्रमाणिक सामग्री है, ठीक है ना। समकालीन लेखकों द्वारा लिखी गई लघु कथा, ये भी है। एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून या व्यंग्य चित्र, ये भी है। लेकिन दोस्तों पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई जो कविता है ना, यह दोस्तों यहाँ पर अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। तो दोस्तों यदि कोई विद्यार्थी कोई कहानी पढ़ता है अपने शब्दों में, तो उसके पुनर्कथन जो रहता है दोस्तों, वह किस चीज़ के मूल्यांकन में सहायक होता है? शुद्ध रूपता, प्रवाह, बोधगम्यता, या समझ, या फिर स्मृति। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर स्मृति से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही प्रवाह से और ना ही शुद्ध रूपता से, बल्कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगम्यता से। किससे हो जाएगा? यहाँ पर बोधगम्यता या समझ जो है ना उसके मूल्यांकन में सहायक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखेंगे, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है कहती है, यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो अनुभव आधारित गतिविधि है क्या? देखिए, सामूहिक कार्य तो बिल्कुल भी नहीं है। लेखन गतिविधि, ठीक है ना, ये भी मतलब ठीक है, मतलब आंसर नहीं है। अंतर्ग्राही विधि, ये भी आंसर नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा आंसर है कि अनुभव आधारित क्रिया। आप बच्चे अनुभव करेंगे तभी तो उसको पूरा करेंगे ना। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए फिर से नहीं पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है, पूछा है। तो देखिए, व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम, अर्थ संबंधी अनुक्रम, या फिर ध्वनि संबंधी अनुक्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका राइट आंसर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमता का जो सिद्धांत है वह क्या सम्मिलित करता है, ध्वनि संबंधी अनुक्रम को सम्मिलित करता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको दोस्तों अच्छे से समझ लें। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिल की ओर ध्यान आकर्षित करता या करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करता करके कहता है कहती है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेन की तरफ इशारा मतलब संकेत करके कहता या कहती है यह पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है या लेती है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता या कहती है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा या रख रही हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो दोस्तों देखिए, प्रत्यक्ष उपागम, प्रदर्शन उपागम और संप्रेषण उपागम। इसका बिल्कुल भी नहीं कर रही है, यहाँ पर यह कर रही दोस्तों परिस्थिति आधारित उपागम। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों को परिस्थिति दी जा रही है सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं। तो दोस्तों वह कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? देखिए, बच्चे की भाषा में रुचि, ये तो ठीक है, ये भी दोस्तों प्रभावित करता है, यह मनोवैज्ञानिक कारक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे माता पिता का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन, ये नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो मनोविज्ञान है बिल्कुल नहीं कहता है कि भाई बच्चों को ज़्यादा ही उत्साहवर्धन कर दें, प्रोत्साहन दे दें, देना है, लेकिन दोस्तों मतलब ये राइट आंसर नहीं है। बच्चे के आसपास का परिवेश, ये ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कारक पूछा जा रहा है। पुरस्कार एवं दंड, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों का, गा और घा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो जो श्रवण है, सुनना है, उसकी सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना, बिल्कुल नहीं। शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। कि वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशिकागत अर्थ ग्रहण करना, अब कोशिकागत अर्थ ग्रहण ये क्या है? तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, बिल्कुल दोस्तों, जो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए शब्द हैं ना, उनके अर्थों को समझना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा, तो यहाँ पर श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, और आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं। आगे देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्रहता में सम्मिलित है। तो दोस्तों अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्रहता में क्या सम्मिलित है? लेखन और भाषण। तो दोस्तों देखिए, लेखन और भाषण तो बिल्कुल नहीं है। पठन और लेखन, अब दोस्तों देखिए पठन है लेकिन लेखन नहीं है, अब इसमें भी लेखन है तो ये नहीं है। तो दोस्तों श्रवण और पठन, ये दोनों के दोनों जो है ना अर्थबोध की योग्यता और अथवा अर्थग्रहणता में सम्मिलित हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है उसका क्या स्थान है? तो यहाँ पर बताइएगा। देखिए, सहराज भाषा तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के माध्यम मीडिया की भाषा, ये भी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि दोस्तों सिर्फ हिंदी जो है ना वह शिक्षा का माध्यम हो। प्रशासनिक भाषा, ये भी नहीं है। ठीक है ना, कि प्रशासनिक भाषा हो। राजभाषा, बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है ना, भारत की राजभाषा है, जबकि दोस्तों राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? अभी आपसे क्या पूछा था? हिंदी भाषा पूछा था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो देखिए, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज तो कौन सी? हिंदी है। प्रशासनिक भाषा भी नहीं है, ना इंग्लिश, ना ही दोस्तों शिक्षा के माध्यम की भाषा है कि सिर्फ बच्चों को आप इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ाएं। क्या हिंदी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते? क्या और भाषा के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते? दोस्तों बच्चों की जो मातृभाषा है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। जो क्या कहती है दोस्तों, जो साइकोलॉजी है ना, मतलब कि जो मनोविज्ञान है ना, वह कहती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा का अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। तो जो भारतीय संविधान में जो अंग्रेजी भाषा का स्थान है ना वह कौन सा है? वह सहराज भाषा का है। कौन सा दोस्तों? सहराज भाषा का है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? तो दोस्तों बालाघात बिल्कुल है, लहजा और संयोजन ये हैं, लेकिन विहंग दृष्टि या स्किम ये दोस्तों ध्वनि विज्ञान के अवयव
नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना यह रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं है? उच्च स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, या फिर बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता या देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता या लिखती है और विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? उपलब्धि परीक्षण तो बिल्कुल नहीं है, ना ही बुद्धि परीक्षण है, ना ही बोध परीक्षण है दोस्तों, बल्कि ये क्या है? क्लोज परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड आधारित निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? अब कौन सा दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है? इनका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है। बिल्कुल दोस्तों, ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि दोस्तों हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ये शिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का मापन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सही नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है ना? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और गाइज हम लोगों ने जो है ना तो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हिंदी के डिस्कस कर लिया है, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में